बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं और अभी स्टूडियो अंदर आते आते कुछ लोग बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे कि मौसम बहुत अच्छा है और बारिश होने वाली है। तो सर्दी की शिद्दत में हमने सुबह देखा कि कंपैरेटिवली गुज़श्ता दिनों की निस्बत इजाफा देखा गया है, बारिश के इम्कानात भी हैं। चूँकि कल भी ये रिपोर्ट किया जा रहा था कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिशें हो रही हैं, तो यहाँ पर भी हमने देखा कि बारिश वाला मौसम जो है कल ही से हवाएं ठंडी चलना शुरू हो गई थी और अभी भी इम्कानात बारिश के जो हैं वो ज़ाहिर किए जा रहे हैं। खैर, अच्छा मौसम ज़रूर इंजॉय कीजिए, लेकिन एहतियात साथ ही साथ ज़रूर कीजिए। मौसम तो अच्छा है, लेकिन सियासी दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो वो ऊपर जाता हमें दिखाई दे रहा है। और हम बात करें PDM की, जलसा लाहौर की तैयारी भरपूर तरीके से की जा रही है, इस पर भी बात होगी। साथ ही साथ एक बड़ा चैलेंज कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल है, जिसको कंट्रोल करना अब वाकई बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि एक तरफ जलसे की भरपूर तैयारी चल रही है, रैलियों के हम देख रहे हैं प्लान किए जा रहे हैं, गैदरिंग्स की जा रही हैं जलसे को कामयाब बनाने के लिए। इस पर बात होगी आगे चल के डिटेल में। सबसे पहले जान लेते हैं मौसम कैसा रहेगा आज। जुनेद हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद, बताइए मौसम कैसा है और बारिश के इम्कानात कितने हैं? लाहौर शहर में 10 से 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं जो हैं वो चल रही हैं और मौसम में खासी तब्दीली जो है वो देखने में आ रही है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज लाहौर शहर का मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने के साथ साथ जो है वो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश जो है वो हो सकती है। और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब 87%, जबकि शाम के वक्त जो है वो 71% तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ तक जो है वो शहर में धुंध पड़ने के साथ साथ जो है वो दर्जा हरारत भी कम होने का इम्कान है। और दूसरी जानब अगर स्मॉग की बात की जाए तो स्मॉग जो है आज निस्बतन कम है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 156 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि आम दिनों की निस्बत जो है वो कम है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 395 तक पहुंच चुका था। महकमे मौसमियात के मुताबिक मौसम जो है आज बेहतर रहेगा, ठंडी हवाएं चलती रहेंगी और जिसकी वजह से ना सिर्फ दर्जा हरारत कम होगा बल्कि आइंदा आने वाले दिनों में शहर में धुंध पड़ने के भी जी, तो आइंदा आने वाले दिनों में शहर में धुंध पड़ने के इम्कानात भी हैं। थैंक यू सो मच जुनेद, हमारे साथ मौजूद थे और मौसम की सूरत हाल जुनेद ने हमें बताई है। आगे बढ़ते हैं और कुछ डिस्कस करते हैं शहर की सूरत हाल। लीड स्टोरी डेली सिटी 42 की, कोरोना से मजीद 13 हलाकतें, 55 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मुज़ाकरात की हुकूमती पेशकश मुस्तरद, 31 दिसंबर तक तमाम अपोजिशन अरकान से इस्तीफे तलब। सूबाई वज़रा के भी रिवर रावी प्रोजेक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात, प्रोजेक्ट की तकमील के लिए अराज़ी के हुसूल में शदीद पेचीदगियां। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर एक रोज की सब्सिडी 3 करोड़ 42 लाख तक पहुंच गई। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने जान ली, डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारी सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे नायाब, क्या हाल चाल है आप? दुर्रे नायाब, ये जो मौसम और सियासी दर्जा हरारत है, इसका आपस में कुछ मिलाप ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर बारिश हो गई तो जो जलसे की तैयारी की जा रही है वो तो फिर उस तरह से नहीं हो सकेगा। हम तो बारिश का वेट ही नहीं कर रहे, हमने कल पानी छोड़ दिया एक गैर यकीनी शेड्यूल में, और उसमें ये कहा गया और बरमला ये बात गलत बयानी से कही गई कि जी ये रूटीन का पानी लगाया गया जी, और ये तो रूटीन में एक छोटे से प्लाट में पानी छोड़ा गया, जबकि हम मौके पे देख सकती थी ये तो पूरा, अगर मौके पे PDM या उनके मुस्लिम लीग नून के कारकुन वहाँ जाके मुदाखलत ना करते तो शायद ये गोडे गोडे पानी खड़ा कर देना था उन्होंने। ऐसे ही है, बिल्कुल। और ये एक प्री प्लान थी, एक ये शरारती जो हर जमात में होते हैं, हमारे अपने ऑफिस में कुछ शरारती लोग होते हैं, हर बंदा जब कोई मशवरा देता है कि अच्छा नहीं इसको ये शरारत कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक शरारत थी थोड़ी सी, लेकिन इसको काउंटर कर लिया गया। और ये अच्छी बात भी हो सकती है कि आप इनको इस पार्क तक, इस मीनार पाकिस्तान की हदूद तक महदूद रखें,
और अगर वहाँ पे पानी छोड़ा जा रहा है या वहाँ उनसे धकेला जा रहा है तो ये लोग फिर सड़कों पे निकलेंगे, बाहर जो आज़ादी चौक है उसको चौक करेंगे, बादामी बाग वाली तमाम सड़कों को चौक करेंगे, सर्कल रोड पे दमादम मस्करंदर करते नजर आएंगे। तो इससे तो किसी को कुछ हासिल नहीं होगा और अनारकी फैलेगी। जो 2, 4, 5, 6 घंटे का एक शो है वो पूरा पूरा दिन चलेगा, मीडिया भी उसको हाइप बनाएगा, तो इसके बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव पॉइंट्स है अगर आप उनको रेजिस्ट की तरफ जाते हैं। तो खैर जलसे की सूरत हाल तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो सबसे मुश्किल, सबसे खतरनाक सिचुएशन है वो ये है कोरोना केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और जिस तरह से ये डेथ रेट सामने आना शुरू हो गया है, एक्चुअली परेशानी होना शुरू हो गई है। आप यकीन माने कि मुझे कोई ज़रूरी काम के लिए भी बाजार अब जाना पड़ता है तो मैं सोचती हूँ कि मुझे जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, और तकरीबन कोई 15-20 दिन हो गए मैं कोशिश भी नहीं कर रही, सोच के भी मेरा दिल नहीं मानता कि मैं बाजार जाऊं। देखें जी, ये ऑनलाइन फिर इसमें शॉपिंग और ऑनलाइन जो ऑर्डर्स हैं और ऑनलाइन जो बिजनेस है उसको भी फ़रोग मिला होगा, ज़ाहिर बात है। और लेकिन एक फितरत है इंसान की कि वो घर में बैठा सोचता है कि जी मैं बड़े दिन से बाहर नहीं गया या मैं बड़े दिन से बाहर नहीं गई, तो एक वो डिप्रेशन और उसके अंदर जो आपके अंदर एक चीज़ होती है वो आपको मजबूर करती है कि जब बाहर जाएं और निकलें। लेकिन ये वाकई ही ये एक दिन में 5-6 की रेशो हुआ करती थी, ये 2-4 दिन पहले की बात है, ऐसे ही है। और आज 13 की रेशो है। खुदा ना खास्ता ये 26 और उसके बाद ट्रिपल इसका इफेक्ट होगा, तो आप इसको क्या करेंगे। और आपने देखें इंटरेक्शन के मौके कम से कम करने के बावजूद भी ये फ़र्ज़ हम पर है कि हमने इंटरेक्ट नहीं करना जल्दी किसी से, हमने गैदरिंग में नहीं जाना। ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि अगर आप कहीं जा भी रहे हैं तो अब गवर्नमेंट ने आपको नहीं कहना कि आप किसी से बगैर मत हो, आप किसी से हाथ ना मिलाएं, चीज़ें अब रूटीन का हिस्सा हमें बनानी चाहिए। गवर्नमेंट बहुत कुछ एफर्ट जो है वो करनी शुरू हो भी गई है, लेकिन आप होटल्स के अंदर पाबंदी लगा सकते हैं, होटल के बाहर झमघटे लग चुके हैं, फिर उसके बाद आप दुकानों के अंदर SOPs को यकीनी बना सकते हैं, लेकिन बाहर वो अपने रिश्तेदारों के साथ, कज़नों के साथ मिल के शॉपिंग का कोई मेल मिलाप का सिलसिला बनेगा, उसमें आप क्या करेंगे। तो बहुत सारे ये वो इवेंट्स हैं जिसके अंदर एक आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत अदा शायद करना शुरू हो गई है, हम देखते हैं रोज़ अब असिस्टेंट कमिश्नर एक्टिवेट हैं, दीगर ऑफिसर्स एक्टिवेट हैं, काम शाम देख रहे हैं कहाँ पे SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है। अब वो एक मनसूब जो ख़ास तौर पे मखसूस किस्म की मार्केटें होती थी उनसे निकल के आम मार्केटों में भी जा रहे हैं, आम होटलों में जा रहे हैं, चाय खानों में जा रहे हैं, कॉफ़ी शॉप में जा रहे हैं। तो ये चीज़ें इस चीज़ का जो है वो इसको दिखाती हैं कि वाकई हुकूमत को संजीदगी की तरफ देखना शुरू कर देती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम होटल्स के अंदर छोड़ के होटल के बाहर घुल मिल रहे हैं, हम दुकानों के अंदर छोड़ के दुकानों के बाहर कोई गैदरिंग कर रहे हैं, उसके बाद हम घरों में एक दूसरे के जाके जो है वो गेट टुगेदर्स हो रहे हैं। गेट टुगेदर के बाद अगर हफ्ते में कोई नहीं मिल पा रहा तो वो फैमिलियों का वीकेंड पे गेट टुगेदर रख रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें बेहतर नहीं है और इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान हमारा है। इसमें सरकार का नुकसान नहीं है, इसमें किसी सियासी जमात का नुकसान नहीं है, इसमें हमारा नुकसान है और इसको हमने ही कंट्रोल किया। अब हमारे सामने खबर है ख्वाजा अहमद एहसान साहब हैं, उनके घर के 4 लोग जो हैं वो कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। अब क्या लोग एहतियात नहीं कर रहे, ये लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं, आना जाना बाहर लगा है। ये वो चीज़ें हैं जो बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको पता भी नहीं कि आपके घर में कौन कहाँ गया है और किसी एक की वजह से पूरी मैं आपको फैमिली की बात बताऊं कि अब हुकूमत ने 50% नोटिफिकेशन किया हुआ है कि आप रोटेट करें और 50% हाजिरी यकीनी बनाएं। LDA में ही कल के दिन 2 अफसरान, एक खातून अफसर और एक मर्द अफसर जो है उनको कोरोना निकला और कुछ भी नहीं था, हल्की सी सर में दर्द हुई, ब्लड प्रेशर हाई हुआ, फील हुआ, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि ये तो आप इसको टेस्ट को लाजमी करें। टेस्ट करवाया, वो पॉजिटिव हो गया, ना उसमें बुखार था, ना खांसी थी, ना जुकाम था, कोई सिम्टम ही नहीं था। अच्छा, अब वो शक्ल भी चेंज कर रहा है एक वायरस और उसके मुख्तलिफ तरीकों से असरअंदाज भी हो रहा है, आपको नहीं पता लग रहा है। कल रात तक LDA के दफातर में झमघटा रहा, अफसरान जो है वो दफ्तर खोल के बैठे रहे, पता नहीं कौन से काम रात गए तक होते रहे। आप कोरोना SOPs को एक तरफ रखें और बाकी मामलात को एक तरफ रखें, अपनी मर्जियां जिसकी जहां चल रही हैं। अगर शहरी नहीं टल रहे, नहीं बाज आ रहे, तो आपके अफसरान, आपके दफातर भी बाज नहीं आ रहे। LDA में बहुत सारे ऐसे डायरेक्टरेट हैं जिनके अंदर पाबंदी नहीं है। दुर्ने अब ये 55 इलाकों में लॉकडाउन किया गया, इससे पहले 36 इलाके गालिबन थे। ये लॉकडाउन वाली सिचुएशन, इससे कंट्रोल तो मुझे कहीं नहीं होता नजर आ रहा। लेकिन लॉकडाउन भी क्या होता है, पहले लॉकडाउन लगा था तो एक वो उन्होंने बैरियर लगाया हुआ था, गाड़ियां आती जाती थी, बैरियर हटा देते थे, गाड़ियां क्रॉस करा देते थे और किसी किस्म की स्ट्रिक्टनेस नजर नहीं आई। खास तौर पर ज़हूर रोड पे जो राउंड अबाउट है उससे आप FC साइड पे जाते हैं और FCC जो गुलबर्ग का एरिया उसकी साइड पे जाते हैं, वहाँ पे बैरियर रखा होता था और वो सिर्फ इन आउट बैरियर होता था। और मैं चूंकि वासा हेड ऑफिस जाता था, मैं देखता था
पुलिस वाले बेचारे क्या कर रहे थे, सिर्फ गेट खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, लोगों को गुजार रहे हैं, कर रहे हैं। आप रोक ही नहीं सकते खाना पूरी कि जी हमने लॉकडाउन लगाया भी है, लेकिन उनको हमारे ये भी पता लगा कि उनको इंस्ट्रक्शंस है कि लोगों को बहुत ज़्यादा रोकना नहीं, बस आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए कि आपने बैरियर लगा के ना लॉकडाउन इम्पोज किया हुआ। फिर ये वो चीज़ें हैं जिनको अगर आप इम्प्लीमेंट। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। अगली खबर ये है, पीडीएम जलसे की भरपूर तैयारी कर रही है। शहर लाहौर इस वक्त सियासी सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है और साथ ही साथ जलसा रोकने की बातें तो की जा रही हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम जलसा नहीं रोकेंगे, लेकिन साथ ही साथ वो सहूलतकार जो कि सामान प्रोवाइड करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाइयों का इंदिया भी दिया गया है। और फिर हमने कल ये देखा कि वो शरारत वाली बात आपने की कि पानी छोड़ दिया गया मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में। जी दुर्ने आप नहीं, लेकिन हम तो कहा करते थे कि हम तो कंटेनर भी देंगे, ठीक है, हम तो बहुत वेलकम करेंगे, हम खुले दिल के साथ इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि जी के चलें, हम पे तनकीद की जा रही है, हम पे सब कुछ किया जा रहा है। बात तो यहाँ तक कितना खुला दिल दिखाया जा रहा था, तो अचानक ये शरियानों की बंदिश की तरह चीज़ें इतनी तंग क्यों होंगी, हौसले इतने कम क्यों हो गए हैं, ये तो चीज़ें चलती हैं। मैं हमेशा ये पीपल्स पार्टी की मिसाल देता हूँ कि जरदारी साहब ने तो बेगे में भिजवाई थी, उन्होंने तो खाने भी पेश किए धरनों में, उन्होंने ख्याल भी रखा। अगर आप इस तरह का दिल बड़ा कर दे, चले वो भी गए घर, हो सकता है कि आपको वो टफ टाइम ना मिले, हो सकता है आपको वो जो एक्सपेक्टेड लोग आपके आसपास डरा रहे हैं आपको कि ये हो जाएगा जी, इस तरह हो जाएगा, उस तरह हो जाएगा, वो चीज़ें ना हो। कैटरिंग की जहाँ तक बात की जा रही है तो ये तो बड़ा जुल्म है कि अगर आप कोई कारोबार कर रहा है, उसको क्या लगे कि पीपल्स पार्टी वाले उससे सामान बुक करवा रहे हैं, उसको क्या लगे कि पीटीआई करा रही है, नून लीग करा रही है, उसको क्या लगे कि खाना कोई मुस्लिम खा रहा है, गैर मुस्लिम खा रहा है। ये तो बिल्कुल ही छोटी छोटी बातें हैं। मेरा ख्याल है कि ये बातें नहीं होनी चाहिए। वो अपना कारोबार कर रहा है, उस बेचारे पे क्या जुल्म है कि जी वो अपना कारोबार ना करे। वो अगर दिन की कोई रोज़ी रोटी कमाता है, एक दिहाड़ी लगाता है, उसकी कुर्सियाँ चली जाएंगी, टेंट चले जाएंगे, देगें चली जाएंगी, तो वो ना दे। उसको तो किसी भी सियासी जमात से बालातर होकर अपने कारोबार पर तवज्जो देनी चाहिए। आपकी अगर इतनी ज़्यादा ग्रिप कमज़ोर है तो फिर आप इसको इम्प्लीमेंट करें कि उनको मीनार पाकिस्तान तक पहुँचने ना दें। इस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जी हम पहुँच जाएंगे तो आप पानी ना पिलाएं, आप खाना ना खिलाएं, आप कुर्सी ना दें, आप टेंट ना दें, आप सड़क पे गुजरने ना दें, आप ये ना करें। ये तो बहुत बच्चों वाली बातें हैं जी। इस तरह से आपकी कमज़ोरी जो है वो नज़र आती है। और पानी छोड़ने वाली मिसाल भी कल एक शरारत थी, लेकिन उसने भी काफ़ी ज़्यादा हुकूमत की सुबकी का सबब बनी। उस पर पीडीएम के तमाम रहनुमाओं को बोलने का मौका मिल गया, वार्निंग दी, उसमें सियासत हुई। आप ऐसी बॉल जब लूज बॉल खेलेंगे, फेंकेंगे तो अगला छक्का तो मारेगा। और सियासत में यही हो रहा है कि आपके जो मुशीरान हैं, आपके कुछ लोग हैं, वो ऐसी बात कर देते हैं, कुछ ऐसा अमल कर देते हैं कि पीडीएम और ओपोजिशन रहनुमाओं को खुलकर खेलने का मौका मिलता है। बिल्कुल आपने सही कहा। अब आ जाते हैं इस्तीफों की तरफ। 31 दिसंबर तक तमाम अपोजिशन अरकान से इस्तीफे तलब किए गए हैं। साथ ही साथ अफजल खोखर और सैफुल मलूक खोखर ने इस्तीफे पार्टी क़यादत को जमा करा दिए हैं। ये इम्पैक्ट जो डालने की कोशिश की जा रही है, इसके असरात ऑब्वियसली अच्छे खासे नज़र आ रहे हैं। देखें जी, उन्होंने भी करवा दिए, कल भरत साहब ने भी करवा दिए, उसके बाद आज रहीला खादिम हुसैन साहिबा ने भी जमा करा दिया। और ये सिलसिला तो एक के बाद 2, 3 और 4 और हो सकता है, अभी तो टाइम है ये कहाँ तक पहुँचे। लेकिन हुकूमत अभी तक इस कन्फ्यूजन में खुद भी मुब्तला है और पूरी कौम को भी मुब्तला करके रखा हुआ है, पूरे लाहौर को मुब्तला करके रखा है कि जलसा होगा नहीं होगा, सियासत किस तरफ जाएगी नहीं जाएगी, कोरोना है तो हम करेंगे क्या करेंगे, लोगों को रोकेंगे नहीं रोकेंगे, SOPs होंगे लेंगे, पर्चे देंगे, डिप्टी कमिश्नर कुछ कह रहा है, गवर्नमेंट के तर्जुमान कुछ कह रहे हैं, सियासी जो आपके साथी हैं वो कह रहे हैं जी कि हुकूमत किसी को नहीं रोकेगी, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हम तो टेंट वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। तो इस खिचड़ी में आपको सबसे ज्यादा जो फायदा नजर आ रहा है ना, वो ओपोजिशन का और पीडीएम का नजर आ रहा है, अगर देखा जाए तो, बगैर किसी तासुब के, बगैर। अच्छा, ये इस्तीफों वाला मामला इंतहाई अहम मामला भी है, सीरियस मामला भी है। फिर दोस्त आशिक अवान साहबा कहती हैं कि जाली इस्तीफे निछावर करने से फायदा कोई नहीं होगा। देखें, डिग्री जाली हो सकती है, इस्तीफा जाली नहीं हो सकता। इस्तीफा तो दे दिया जाता है और इस्तीफा तो मैं दुरे नायब अपना अगर इस्तीफा है वो खुद पेश करेगा असम्बली में स्पीकर साहब को, पार्टी क़यादत को, पार्टी जमात को। उसके बाद वो मीडिया में आके ऑन करेगा कि जी मैंने इस्तीफा दे दिया है। आप इसको जाली कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं?
हाँ, आप ये तो कर सकते हैं कि आपने इंटरमीडिएट में एफए नहीं किया, आपने एफएससी की डिग्री पेश कर दी, रिकॉर्ड में आपका एफए निकल आया, चले ये तो समझ आता है। लेकिन इस्तीफे जो दिए जा रहे हैं उसको जाली कहना, सियासी मजाक और सियासी माहौल जो बनाया जाता है ना, माहौल बनाया जाता है मजाक का, उसके अलावा कुछ नहीं है। इस्तीफे अब तक जितने दिए गए हैं सीरियस नवैयत के दिए गए हैं और उसका सिलसिला देना शुरू कर दिया गया। और ये एक अलार्मिंग पॉइंट होता है कि देखा देखी 2-4 लोग स्टार्ट होते हैं जमात में, उसके बाद ये एक मौलाना फजल रहमान वॉल साहब बन की जाता जानिब से है। भी बाकायदा कह दिया गया है कि पार्टी की तरफ से इस्तीफे दिए जाएंगे, ऐलान उनकी जानिब से बाकायदा किया गया है। तो ये फिर एक अच्छा खासा आपको सीरियस नौयत का मसला नजर आ रहा है, उस पर इसका इम्पैक्ट अब क्या होगा ये तो पूरा हफ्ता, पूरा 10 दिन से पूरा नेशनल आपका लोकल मीडिया हर चीज ये इस पे पीटीआई ये कह रही है जी कि ये इस्तीफे नहीं देंगे। हाँ। इनमें इतनी जरूरत नहीं और वो है, तो शुरू हो गया, इनमें इतना हौसला नहीं है जी, ये नहीं कर सकते। आपकी तो हम बातों में यकीन करते आ रहे थे, लेकिन इस्तीफे तो आना शुरू हो गए। बिल्कुल। अब आप कहें कि जी ये जाली इस्तीफे हैं, चले जी जाली इस्तीफे भी मान लिए, उसके बाद आपकी जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है अगर उसके मुताबिक इस्तीफा दे देती एक आपकी मेजॉरिटी, तो फिर हुकूमत के पास क्या बी प्लान होगा, इस पे कोई नहीं बात करता। इस पे हमें कोई नहीं बता रहा, इस पे कोई बंदा ब्रीफिंग नहीं दे रहा कि जी अगर ये वाकई हो जाता है, ठीक है हम मानते हैं जी कि ये चांसेस जो है ना बहुत कम है और ये बड़े ब्राइट चांसेस नहीं है बल्कि मध्यम चांसेस है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो क्या हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली है? क्योंकि पीडीएम ने तो कह दी थी मुज़ाकरात की पेशकश हुई थी, हम तो मुस्तरद कर दिए। और अब ये भी एक क्वेश्चन है कि ये कहेंगे जी कि हमने पेशकश नहीं की थी मुज़ाकरात की, तो मुस्तरद कैसे हो? बात तो अब बीच में एम्बिग्विटीज़ की आनी शुरू हो गई है, और जहाँ पे बात एम्बिग्विटी में आ जाए ना तो वहाँ कुछ ना कुछ होता ज़रूर है, दाल में काला ज़रूर चल रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अब पीडीएम का जलसा जो है उसकी तैयारियां हम देख रहे हैं किस तरह से की जा रही हैं। जितने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपीएस एमएनएस खास तौर पर खासे इसको लेकर मुतहरिक नजर आ रहे हैं, यानी वो जलसा करके रहेंगे। अगर रुकावटें डालने की कोशिश की जाती है, जो कि हम देख रहे हैं वक्तन फवक्तन कुछ सामने भी आ रही है, तो उससे हालात दुनिया आप बिगड़ सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि जितना स्मूथ ट्रांजिशन हो किसी भी चीज़ में, कि अमल जितना ज़्यादा स्मूथ हो, बगैर रुकावटों के हो, जल्दी होता है और आसानी से हो जाता है। आप उसके अंदर जितनी रुकावटें डालेंगे, मसाइल पैदा करेंगे, आपने करके भी देखा, आपने गिरफ्तारियां करवाई, मुकदमात शुरू किए, कोर्ट्स में चले गए लोग, आगे जमानतें ले ली, वो एक अपना डिफरेंट वे था। लेकिन इससे उनकी तहरीक में जहान डलती है, ये सियासी तौर पे इनको कौन समझाएगा कि जब भी आप कभी माजी में देखें कि इस तरह की चीज़ें करते हैं, रोए अटकाते हैं, आपकी तहरीकों में जाने पड़ती हैं। और लाहौर जो है ना वो बहरहाल नून लीग का एक गढ़ रहा है, रह चुका है, और अभी भी स्ट्रेंथ नून लीग की है, उनकी पॉलिटिकल है, जब रैली लेके निकली है वो उनकी है। अब ये आंखों देखी बात है ना, मेरी और किसी और की ख्वाहिश पे तो ये नहीं हो सकता ना कि मैं कहता हूँ जी कि मैं गैर जानिबदार हूँ, लेकिन टीवी कुछ और दिखा रहा है, आपके कैमरास कुछ और दिखा रहे हैं, आपका मीडिया उसमें कुछ मिक्स नहीं कर रहा। जो चीज़ टीवी पे आ रही है वो मौके की है, जितनी स्ट्रेंथ है। जब मरियम निकलती हैं, उनके साथ जो लोग निकलते हैं, उनको जो लोग वेलकम करते हैं, जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे, तो हम लोगों को इतनी मुश्किलात होती हैं, हम लोगों को कवर करने में इतनी मुश्किलात होती हैं। मैं एक देख भी रही थी पैगाम, उन्होंने कहा लाहौरिये सिर्फ फूल ही नहीं बल्कि पैसे भी निछावर कर रहे हैं, और उनकी गाड़ी के उन्होंने मनाजिर भी खैर शेयर किए हुए थे। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद एक चीज़ जिस पर मुझे हुकूमती मौक़िफ़ खासा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है वो है कोविड। वाकई अगर आप इतने बड़े रिस्क में ऑलरेडी हैं और आप इतना बड़ा जलसा करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये वो चीज़ है जिसको आप नहीं रोक सकते हैं। डिस्टेंस मेंटेन करना, मास्क पहनना, मेरे ख्याल से इन चीज़ों का कोई फायदा नहीं है। आप जितनी एसओपी की बात हमने कर पिछले प्रोग्राम में अना ये बात मैंने डिस्कस की थी कि आप 6-6 फुट की बात कर रहे हैं ना, आप 2-2 फुट के फासले को भी मेंटेन नहीं कर सकते। और ये पॉसिबल ही नहीं है कि मीनार पाकिस्तान में थोड़ी दिलवा रहे हैं कि इम्तिहानी मराकज बन गया है और ओपन मरकज है, उसके अंदर एक तालिब इल्म आएगा, उसको 2 फुट के फासले से 4 फुट के फासले बिठाएंगे, दूसरा फिर बैठेगा। ये तो जोश जो चीज़ है ना इंसान के अंदर, कि जब सियासी तौर पे आप नारेबाजी करते हैं, आप सियासी बयानात और आपकी शोला बयानी होती है, तो सुनने वालों के अंदर भी एक ऐसी जोश पैदा हो जाता है। और लाहौरिये तो वैसे जोशीले हैं, तो आप उनको कैसे रोक सकेंगे? आपका कोविड वाला पॉइंट बिल्कुल वैलिड है 100%, लेकिन सियासत इस वक्त इस बंद गली में पहुंच चुकी है कि इसमें वापसी के रास्ते कम होते जा रहे हैं। हमें खुदारा दोनों पार्टियों को बैठ के और दोनों पार्टियों को एक दफ़ा ये सोचना चाहिए कि हम सियासत की उस बंद गली में जा ही क्यों रहे हैं जहाँ से वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं है और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है।
ना ये पीछे हटने को तैयार हैं बतौर एहतजाज और अपना जो भी इनका मौक़िफ़ है, और ना वो पीछे हटने को तैयार हैं कि बतौर हुकूमत और वो सब कुछ करने को तैयार है। लेकिन इन दी एंड हम इस खबर को इस तरह से तो वाइंड अप करेंगे कि ये वो मामला है जिस पर अपोजिशन हो या फिर हुकूमत हो या फिर आम आवाम हो, सबको मिल बैठ कर सोचना है। इससे नुकसान अल्टीमेटली हमारा ही हो रहा है। हर फैमिली में हम ये सुन रहे हैं कि फलां बंदे के फैमिली के 3-4 लोग जो हैं वो कोविड का शिकार होते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा सोचने की पीडीएम का अना का मसला बनता जा रहा है और ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर इससे दिन आगे जाते हैं और चीज़ें रुकती हैं। ये वापसी का रास्ता तो मेरा ख्याल है कि अब इस गली में रह कुछ नहीं गया। बिल्कुल हुकूमत ने इतनी ज़्यादा स्टिफनेस कर ली है। अब फिरदौस आशिक अवान साहिबा कह रही हैं कि ये सब जाली इस्तीफे निछावर हो रहे हैं, आप उनको सीरियस नहीं ले रहे और वो सीरियसनेस के हद में बहुत आगे जाने को तैयार है। नुकसान अवाम का हो रहा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। खैर ये तो सियासी दर्जा हरारत था जी, तो ये सियासी दर्जा हरारत को इस तरह से हमने थोड़ा सा कम कर दिया, लेकिन ये कम होगा नहीं। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे और अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। और अगली खबर हमारे पास है जी, सूबाई वज़रा के भी रिवर रावी प्रोजेक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात काबीना इजलास में खुलकर राय दे दी। क्या कहेंगे दुर्रे आप? देखें, ये वफाक और सूबाई जो हुकूमतें हैं उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग की बहुत बेहतरीन मिसाल है। उस पर तो हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपस में प्राइम मिनिस्टर जो है वो जब से रिवर रावी पर उन्होंने काम स्टार्ट किया है, उनका इस चीज़ पे ज़ोर है कि इससे अच्छा प्रोजेक्ट, इससे ज़बरदस्त प्रोजेक्ट, और एक वो कराची बंडल आइलैंड की बात करते हैं कि इन दोनों प्रोजेक्ट जो है वो मुल्क को चलाने के लिए और मुल्क की जो मईशत की बका के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। लेकिन आपकी अपनी एक सूबे की कबीना तो आपसे मुत्तफिक नहीं है। बिल्कुल। और आप अपनी एक कबीना को अगर सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, एक मामले पे मुत्तफिक है नहीं, तो आप ये 18-20 करोड़ आवाम को किस तरह सेटिस्फाइड करेंगे कि जी ये प्रोजेक्ट बड़े ज़रूरी थे, जो कि पिछली माजी की हुकूमतों ने स्टार्ट किए थे, जिनके प्रोजेक्ट को हमने हमेशा तनकीद का निशाना भी बनाया। अब आपने प्रोजेक्ट पे दोबारा आगाज़ कर दिया, आपने कहा जी बड़े ज़रूरी प्रोजेक्ट है, हमने मान लिया। आपने कहा जी मईशत चलाने के लिए बड़े ज़रूरी है, हमने मान लिया। आपने कहा जी कि ये लाहौर का और लाहौर के रहने वालों की तर्ज ज़िंदगी और सब कुछ बदल देंगे, हमने मान लिया। आपने कहा जी रिवर रावी के साथ एक नया शहर बस जाएगा और लाहौर के अंदर जो कंजेशन है, लाहौर के अंदर जो मसाइल है वो ख़त्म हो जाएंगे, हमने मान लिया। लेकिन अपनी कबीना को तो भी मनवाए ना, कम से कम और उनको भी एतमाद मिले ना। अराजी का हसूल उसी में पेचीदगियां हैं, तो आगे इसका फिर मुस्तकबिल आपको क्या नजर आ रहा है? बड़ी शुगर कोटेड खबर है ये। इस पे बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मेरा ख्याल है कोई सहाफ़ती तकाजे भी थे, कुछ रिपोर्टर्स की अपनी भी एक होती है कि लिहाज होता है, कुछ लिखते वक्त वो कहते हैं कि चलो यार इसको छोड़ देते हैं। तहफ़्फ़ुज़ात जो अराजी के तहफ़्फ़ुज़ात है उसमें अराजी देखें कि किन किन लोगों की अराजी इसके अंदर आ रही है। इसके अंदर अशराफिया और गुरबा इन अ सेंस कि वो लोग जो छोटे ज़मींदार हैं, जिनके पास एकड़ है, 2 एकड़ है, दरियाई ज़मीन है, और उसके साथ आप किसान खेती बाड़ी करते हैं। जब पानी नहीं होता, जब सैलाब का फ्लडिंग का ख़तरा होता है, तो आप उसके बाद ऊपर दूसरी तरफ चले जाते हैं, उस ज़मीन को छोड़ देते हैं। एक तो वो लोग हैं जो बराह रास्त मुतासिर हो रहे हैं और आप उनको आज से 10-15 साल वाला रेट दे रहे हैं, जो 10 साल 15 साल पुराना रेट था। आज आप उनको 15 साल बाद वो दे रहे हैं, वो आपको इसके आगे जो है वो रिटेलिएशन कर रहे हैं, आपके आगे इसके जो मामला पे मदाखलत कर रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको। वाइस चेयरमैन एलडीए साहब जब हमारे शो में आए तो उन्होंने कहा कि जी किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, सबके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, गवर्नमेंट माफिया नहीं है, गवर्नमेंट का काम लोगों को फैसिलिटेट करना होता है। ऐसे में इमरान साहब क्लियर हैं, वो हुकूमती तर्जुमान हैं, उनको जो पॉइंट्स उनके पास है वो क्लियर है। ख़राब कौन लोग करते हैं? आपके नीचे वाले ख़राब करते हैं। चेयरमैन रिवर रावी राशिद अजीज़ साहब, जो एक तरफ तो ये भी कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि आप इसको ईजी कर दें, आप जो लोग ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं उनको छोड़ने की कोशिश करें, जहाँ पे आबादकारियाँ हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्स करें। लेकिन साथ वो ये भी कहते हैं कि जी जो कानून भी पूरा आएगा ना, हम उस कानून के मुताबिक चलेंगे, हम कानून में रिलैक्स नहीं करेंगे। भाई आप कानून में रिलैक्स नहीं करेंगे तो एक आम बंदा जिसने फैक्ट्री बनाई छोटी सी, जिसने कोई सनत बनाई छोटी सी, जिसने 1-2 एकड़ की सनतकारी वहाँ पे खेती बाड़ी की है, उसको किस तरह रिलीफ देंगे? कोई वहाँ पे छोटी सब्जी उगाता है, कोई छोटी फसल खड़ी करता है, उसको कैसे रिलीफ देंगे? किसी की प्लास्टिक की पाइप बनाने वाली फैक्ट्री है, किसी की बारदाना बनाने वाली फैक्ट्री है, कोई लोहे का काम कर रहा है, वहाँ पे कोई कुछ काम कर रहा है,
आप उसको कैसे रिलीफ देंगे? अगर आप कानून की बात करेंगे, कानून की बात करेंगे तो पूरा लाहौर ही शहर कानून के मुताबिक नहीं बना हुआ, तो फिर आप उसका क्या कर लेंगे? हम आज तक लाहौर के मास्टर प्लान पे अमल दरामद नहीं करा सके, क्या करेंगे? तो क्वेश्चन ये है कि लैंड एक्विजिशन पर तहफ़्फ़ुज़ात आपके क्यों हैं कि एक तरफ तो गरीब थे और एक तरफ उमरा और शरफा हैं जिन्होंने ईमानदारी का लिबादा ओढ़ा हुआ है, और उनके पीछे उनके कुछ फ्रंट मैन, उनके कुछ लोग जो है वो वहां पे जमीनें इकट्ठी कर चुके हैं। अब उन्होंने जमीनें देनी है रिवर रावी के अंदर और फायदे लेने हैं। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने मासूम लोगों को दरिया की जमीन, रिवर रावी की जमीन जो है वो फाइलों में करोड़ों अरबों रुपए की दिहाड़ियां लगा के बेच दी है। उसमें बड़े बड़े नामवर आपके हाउसिंग सोसाइटी के ग्रुप से, बिल्कुल ऐसे। मैंने एक स्टोरी हाईलाइट भी की थी स्मार्ट सिटी के हवाले से, उस पर भी अभी तक खामोशी है और एलडी वाले उस पर भी कुछ नहीं कर सके। तो आप जो जमीनें छोड़ने की बातें करते हैं ना, वो आप साफ सुथरी खूबसूरत जमीनें जिनके अंदर कोई आबादकारी नहीं, उनको छोड़ने की बात करते हैं इस चीज की आड़ में कि हम लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं। तो ये फर्क वाजिया करना जरूरी था, आज मौका मिला तो मैंने ये फर्क वाजिया किया है। उसके बाद जो वुज़रा हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनको यही तहफ़्फ़ुज़ात है। इसका जवाब आज तक हमें नहीं मिल सका, तो वुज़रा को कहाँ से मिलेगा? और अगर वुज़रा सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो वो अपने प्राइम मिनिस्टर की जो बात को आगे टो किस तरह करेंगे, वो उसको आगे पब्लिसिटी उसकी किस तरह करेंगे, उसकी मार्केटिंग किस तरह करेंगे? तो कल ये फटा पड़ा है और अब पता नहीं इसमें पेशरफ्त क्या हुई, वज़ीर आला उनको मुतमईन कर सके, काबीना को नहीं कर सके, काबीना का इस पे इत्तेफाक हुआ नहीं हुआ, ये तो चले एक आध दिन में स्टोरी निकल मामले को सभी लोग खुद समझ रहे हैं, बाद में लोगों को बताएंगे कि लोगों को इसका वुज़रा ये समझ रहे हैं, हर एक को देख रहे हैं कि पता नहीं हमारी जमात में किस किस के मफाद ना हो, पता नहीं हमारे ही साथ बैठे अरकान असम्बली में कौन कौन उनके पीछे लैंड माफियाज और लैंड और टाइकून्स को सपोर्ट कर रहा हो, पता नहीं कौन कौन से बड़े बिग बिल्डर्स, बड़े बिग प्रॉपर्टी और लैंड टाइकून्स के साथ उनके लिंक्स हों। असल तहफ़्फ़ुज़ात उनके ये हैं, वो शायद प्राइम मिनिस्टर के इस मंसूबे पे कोई तहफ़्फ़ुज़ ना करें, लेकिन लैंड एक्विजिशन की जब बात आती है, फिलहाल ये मामले को देखते हुए इस तमाम डिटेल के बाद ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर होते तो नजर नहीं आ रहे, तो आगे देखें इसका मंसूबे का ये तो फॉलो अप होगा तो इस कैबिनेट कमेटी से बहुत कुछ निकल आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अगली खबर है जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर एक रोज की सब्सिडी 3 करोड़ 42 लाख तक पहुंच गई है और अच्छी खासी सब्सिडी है, क्या कहेंगे दुर्रे? बिल्कुल जी, 3 करोड़ रुपए और 42 लाख रुपए, ये हमारी वो स्टडीज थी, वो फिजिबिलिटीज थी जो होना था। अब हमने इसको कम करना था। इस खबर के दो पहलू हैं। एक तो ये पहलू बड़ा हैरान कुन है कि हम इतनी ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं एक ऐसे शहर में जहाँ पे अभी भी गाड़ियों की बहुतात है, अभी भी लोग अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ मोटरसाइकिलों पे सफ़र करते हैं, प्राइवेट सवारियाँ लेते हैं। एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि क्या हमने एक फिजिबिलिटी, एक रिपोर्ट नहीं बनानी थी कि हम सब्सिडी को कम कैसे करेंगे, हम मेट्रो बसेस के स्टेशन को किस तरह कमर्शलाइज़ करेंगे, हम ऑरेंज लाइन के स्टेशन को किस तरह कमर्शलाइज़ करेंगे, हम ऑरेंज लाइन, ऑरेंज ट्रेन के जो इमलाक हैं उसको कमर्शल इस्तेमाल में ला के उस पर एडवर्टाइजिंग करके वहाँ पे कोई अच्छे कॉफ़ी शॉप्स, अच्छे टक शॉप्स खुलवा के उसका रेवेन्यू जनरेशन का सबब बनाएंगे। हमने उस पर तो कोई काम नहीं किया, लेकिन हमने ये चीज़ उछाल दी कि जी हम एक दिन में इतनी सब्सिडी दे रहे हैं। आप कामयाब उस दिन हैं, ये पहले दिन से सबको पता था कि इतनी सब्सिडी आएगी, बल्कि हम इससे ज्यादा असेस करके बैठे हुए थे। आप तो कामयाब तब हैं जनाब कि आप इसको कम करके दावा करें कि हमने 3 करोड़ से ज़ायद की जो सब्सिडी थी वो हम करोड़ पे ले आए हैं, हम 1 करोड़ पे ले आए हैं, हम 1.5 करोड़ में लेके आए हैं और हमने इतने रोजगार को जनरेट किया है, हमने वहां पे इतने ज्यादा लोगों को रोजगार का सबब बन गए हैं। आपको ये चीज़ शो करनी चाहिए कि अब इस चीज़ का रोना चाहिए। डे 1 जब से पीटीआई गवर्नमेंट आई है, बच्चे को याद हो गया कि ऑरेंज लाइन पे सालाना सब्सिडी कितनी है। बिल्कुल। और जो पहले हम लोगों को सिर्फ या सीरियस हल्कों में पता होता था, अब तो पूरे लाहौर के रहने वालों को पता है। अब आप आगे चलें, आप ये बताएं कि हमने इसमें सालाना सब्सिडी में कितने करोड़, कितने अरब रुपए का फ़ायदा किया है। आप किसी भी ग्रुप को दें, आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन को दें, आप किसी भी तरह कमर्शलाइजेशन कवानीन और कवायद के मुताबिक करके आप उसके पैसे जो हैं वो मसूबे के अंदर चिप इन करें ताकि उसका रेवेन्यू जनरेट हो और आपकी सब्सिडी तो नीचे फायदा हो। वो नहीं हो रही ना, हमने सियासत करनी है और रोज होनी है सियासत। बिल्कुल। और ये सियासत के मामला जो हैं, जब ये इस तरह से संजीदा मामला पे भी इसके भेड़ चढ़ जाते हैं तो एक्चुअली उसका फायदा होने के बजाय नुकसान ही होता चला जाता है। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं जी। तो अगली खबर की तरफ चलते हैं और हमारे पास खबर है जी, बल्दियाती इदारे म्यूनसिपल प्रोग्राम्स सर्विसेज प्रोग्राम फंड खर्च करने में नाकाम, 36 अजला में शहर लाहौर का आखिरी नंबर है।
क्या कहेंगे आप, इतने बड़े शहर में 36 अजला में शहर आखिरी नंबर पर है। एक वो साल था जो ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि हमने अपनी जो एलोकेशन थी फंड्स की उससे ज़्यादा खर्च किए थे और हमारे पास फंड्स कम पड़ गए। फिर कभी आप भी आ रहा था ट्रांसपोर्ट के काट रहे हैं, कभी आप हेल्थ के काट रहे हैं, कभी आप स्कूल एजुकेशन के फंड्स काट के डाइवर्ट कर रहे हैं। और आए रोज़ मैं और अली रामे ये खबरें देते थे कि आज इनके फंड्स भी डाइवर्ट हो गए, आज इनके फंड्स भी डाइवर्ट हो गए, आज इनके फंड डाइवर्ट होकर अंडरपास पे लग गए, इसके फ्लाईओवर पे लग गए, इनके सड़कों पे लग गए, इनके। ये वो रुझान था और अब वो रुझान है कि आप पैसों की यूटिलाइजेशन में ही नाकाम नज़र आ रहे हैं। 50% यूटिलाइजेशन भी हो जाए तो 50% भी अगर पैसे लगे हो तो आपके स्कीमें जो हैं, ख़ास तौर पे ये बिल्डिंग्स की हो गई, स्कूल हो गई, आपके यूनियन कौंसिल के दफातर हो गए, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हो गई, उनकी हालत बदली नजर आती है। लेकिन अगर आप वो भी नहीं लगा पा रहे ना, तो इसका मतलब है कि पैसे हैं लेकिन वो पैसों का इस्तेमाल कहीं और हो रहा है, क्योंकि सरकार के पास। अच्छा, फिर इस पे कोई पूछने वाला भी नहीं है, पैसे हैं उनका इस्तेमाल कहीं और हो रहा है और ये चीजें आराम से छुपी हैं। ऑफशोर है कि पैसे आपके जब आपकी स्कीमों पे यूटिलाइज नहीं हो पाए तो वो पैसे कहाँ गए। सरकार कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, सरकारी खजाने खाली पड़े हैं। जो एलोकेशन की गई थी उसकी एलोकेशन की मद में ये अवामी प्रोजेक्ट्स पे जो पैसे लगने थे वो कहाँ गए, इसका ऑडिट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने स्कूल्स के लिए, आपने म्यूनिसिपल सर्विसेज के लिए, आपने दही इलाकों के लिए जो फंड्स रखे थे वो फंड्स हम इसलिए प्रोवाइड नहीं कर पाए कि हमने वो फंड्स कहीं और लगा दिए। ये बातें खुलेंगी। अच्छा, गालिबन ये वो फंड्स होते हैं जो छोटे गली मोहल्लों में लोगों के मसाइल हैं उनको हल किया जाना होता है। किसी की स्ट्रीट लाइट लगनी है, किसी का गटर का ढक्कन लगना है, किसी का कोई छोटा सा पैच वर्क होना है, किसी की गली इस पर आपके एमपीएस एमएनएस कहते हैं कि जी उनके पास फंड नहीं है, उनके हाथ में कुछ नहीं है, बल्दियाती नुमाइंदे वैसे फाल नहीं है। लेकिन अब जी यहाँ पर इस खबर के मुताबिक हम ये कह रहे हैं कि जी फंड्स हैं भी, शहर का आखिरी नंबर है। अब इस पे कोई नोटिस कब लेगा, कौन पूछेगा कि फंड्स होने के बावजूद अगर वो इस्तेमाल नहीं हो रहे, कहीं और जा रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं? की बात तो ना तब आएगी जब किसी को इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा, किसी को इनकी बैठे हुए मिनिस्ट्री में और वज़ीर आला की रिजीम में किसी को इस चीज़ का इदराक होगा। ये तो नए आए हैं ना बकौल इनके, ये तो अभी एक्सपीरियंस नहीं है। इनको तो कोई बताएगा कि हमने ये भी करना है, हमने ये भी पूछना है, हमने यहाँ भी फंड्स लगाने हैं। और आपको याद होगा कि एक, मुझे उनका भूल गया नाम, शायद जमान नसीब साहब थे, पीटीआई के बड़े मुतहर्रिक कारकुन हैं, उन्होंने ये आवाज़ उठाई थी कि हमें तो बल्दियाती इंतखाबात से कबल एक धेले के फंड्स नहीं दिए गए कि हम एक स्ट्रीट लाइट लगा लें। हमें तो शर्म आती है लोगों के बीच में जाते हुए। तमाम फंड्स जो है वो एमएनए एमपीएस ले गए हैं और आप बल्दियाती इलेक्शन में लोगों को लड़ने का कह रहे हैं, उनको कैंपेन करने का कह रहे हैं। हम किस मुंह से करें, किस मुंह से जाएंगे? ऑब्वियसली आप जब गली मोहल्लों में जाते हैं लोग तो फिर आपको हम तो 1000 रुपए की स्ट्रीट लाइट नहीं लगवा सकते, हम तो एक 400 रुपए का गटर का ढक्कन नहीं रखवा सकते। तो इतने माइनर लेवल के ये तमाम वो फंड्स हैं जो नाकाम नहीं, एक्चुअली ये पैसे कहीं और लग गए, कहीं और चले गए और उसके बाद शो कर दिया गया जी कि हम तो यूटिलाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। खैर, ये तो हैं शहर के हालात जो आपके साथ हमने डिस्कस किए हैं। दुर्रे आप थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, आप जानिए हेडलाइंस, जिसके बाद हम शो में आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में आपको हम ये बताने वाले हैं कि बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मौसीकार गुलकार राहत फ़तेह अली खान आज अपनी सालगिरह मना रहे हैं। तो सबसे पहले सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से, सिटी 42 की जानिब से उन्हें सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। उनके मद्दाहों की जानिब से भी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर उन्हें सालगिरह की मुबारक दी जा रही है, तो नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया जा रहा है। तो हमारी तरफ से भी बहुत सारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ होंगी और बहुत सारी दुआएं जो हैं राहत फ़तेह अली खान के लिए हैं। और नाज़रीन, इसके साथ साथ अगर बात की जाए राहत फ़तेह अली खान साहब की गुलकारी की और उनके गानों की, तो वो हर कोई इस कदर पसंद करता है कि उनकी सालगिरह के दिन अगर इनका जिक्र ना किया जाए तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी इंसाफ नहीं होगा। जी तो नाज़रीन, वो फिर चाहे कवाली हो, वो फिर चाहे आप ही के पसंदीदा गाने हों, राहत फ़तेह अली खान अपनी मिसाल आप हैं। तो एक बार फिर से उन्हें हैप्पी बर्थडे कहते हैं और इतने ज़बरदस्त गाने सुनने के बाद जो है वो फिर आपको दोबारा से एकदम से अपना वो जो टेम्पो है उसको चेंज करना पड़ जाए तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। खैर, आपको अपडेट रखना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बढ़ते हैं अपने सेगमेंट्स की तरफ, शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले डिफरेंट मोबाइल रेट्स मेरे सामने हैं जी। LG मोबाइल है आज पहला मोबाइल हमारे पास G6 और इसकी कीमत क्या है जी? अगर आप खरीदना चाह रहे हैं 55,900 रुपये में आप खरीद सकते हैं।
नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास है जी LG रे और 45,000 रुपए, 45,000 इसकी प्राइस है। LG X Cam और इसकी प्राइस क्या है जी 35,000 रुपए, 35,000 में अगर आप खरीदना चाह रहे हैं आप खरीद सकते हैं। इसके बाद जी है LG Q6 मोबाइल और इसकी कीमत है 28,999 रुपए। कोशिश ये करते हैं कि डिफरेंट प्राइसेस आपके साथ शेयर करें, कम से कम कीमत भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। जी आगे बढ़ते हैं, अगला सेगमेंट शामिल करते हैं बचत बाजार। सेल्स कहां लगी हैं आपको मैं बताती चलूं। सबसे पहला ब्रांड है फोकस। अगर आप यहां पर जाएंगे तो यहां पर आपको अप टू 60% ऑफ मिल सकता है। ओरिजिन पे अगर आप जा रहे हैं तो यहां पर आपको अप टू 50% ऑफ मिलेगा। नेक्स्ट ब्रांड क्रॉस स्टिच, यहां पर भी अप टू 70% ऑफ है। और इसके बाद अगर आप जाएंगे B-Street पर तो यहां पर अप टू 50% ऑफ है। इसके साथ साथ इन तमाम ब्रांड्स पर ही ऑनलाइन शॉपिंग के ऑप्शन भी मौजूद है। जी तो सेल्स आपने जान ली, अब शामिल कर लेते हैं आज के भाव। फरहान हमारे साथ मौजूद है। फरहान बताइएगा सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं? जी बिल्कुल, आज जो सरकारी तौर पर परचून रेट लिस्ट जारी की गई है उसके मुताबिक शहर में जो आलू है 55 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आज फ़रोख्त किया जाएगा। प्याज 50 रुपये फ़ी किलो, टमाटर 120 रुपये, लहसुन 265 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होगी। अदरक थाईलैंड 590 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जाएगी। करेले 88 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होंगे। शिमला मिर्च 114 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जाएगी। सब्ज़ मिर्च 187 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आज ओपन मार्केट में फ़रोख्त की जाएगी। सरकारी तौर पर जो रेट लिस्ट जारी की गई है उसके मुताबिक घिया कद्दू 67 रुपये फ़ी किलो, जबकि जो घिया तोरी है वो 114 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जाएगी, जबकि जो भिंडी है 155 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जाएगी। अरवी 99 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगी। मटर 104 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगी, जबकि मूंगरे 88 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जाएंगे। दुकानदारों का कहना है कि जो सरकारी रेट लिस्ट जारी की जाती है अगर उसके हिसाब से उन्होंने सब्ज़ी फ़रोख्त की तो उन्हें नुकसान होता है, क्योंकि जो मार्केट का रेट है वो टोटली जो सरकारी रेट लिस्ट है उससे मुख्तलिफ होता है। इसमें उनके अपने अखराजात भी, जो दुकान के अखराजात हैं, किराया है, नौकर हैं, वो भी शामिल किए जाते हैं। जबकि अगर हुकूमत चाहती है कि सरकारी रेट लिस्ट के ऊपर दुरुस्त तरीके से सब्ज़ी फ़रोख्त की जाए तो जो मंडी है वहाँ पर दुरुस्त रेट सरकारी लिस्ट के हिसाब से बनाए जाए ताकि शहरियों को। जी बहुत शुक्रिया फरहान, आप हमारे साथ मौजूद थे। सब्जियों की कीमतें आपने बता दी हैं। मीट रेट्स मैं बता देती हूँ जी। ज़ैनत शॉप पे अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर बीफ पर केजी आपको मिलेगा 450 रुपए किलो में, और इसके साथ बीफ मिन्स आप खरीद सकते हैं 565 रुपीज पर केजी। मटन आपको पर केजी मिल सकेगा यहाँ से 1150 रुपए में, और मटन मिन्स आपको मिलेगा 1390 रुपए में। इसके बाद शामिल कर लेते हैं चिकन रेट क्या है मार्केट में। अगर आप जा रहे हैं तो चिकन आपको किस कीमत पर मिलेगा? सबसे पहले हमारे पास है जी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक मार्केट में जिंदा मुर्गी अवेलेबल है 210 रुपए में, और इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 305 रुपए किलो में। जी तो चिकन रेट्स क्या हैं वो आपने जान ली। आगे बढ़ते हैं, शामिल करते हैं एग रेट्स। सबसे पहले मेरे पास है जी रिटेल प्राइस, और रिटेल प्राइस के मुताबिक अंडे आपको मिलेंगे 187 रुपए दर्जन में। और इसके बाद अगर आप होलसेल पर खरीदारी करने के लिए जाएंगे तो होलसेल पर जी आप खरीद सकते हैं 2 रुपए की बचत के साथ 185 रुपए दर्जन में। और इसके बाद जी अगर आप गोरमे पे जा रहे हैं तो 184 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं।
सो नाज़रीन, अब आपकी घर में बैठ के सहूलत के लिए चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं वो है हिमानी का रोज़ वाटर। हर रोज़ हम हिमानी की प्रोडक्ट्स जो हैं, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं और हर कोई तलाश में रहता है कि नेचुरल चीज़ें जो हैं वो उन्हें मिल सकते, तो हिमानी की ये प्रोडक्ट्स जो हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगी जी। रोज़ वाटर बहुत ही ज़बरदस्त है। मौसम के लिहाज से जो लोग जल्द के मसाइल की वजह से परेशान हैं, 100% ये प्योर रोज़ वाटर है और नेचुरल है। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, मौसम के असरात से भी महफूज रह सकते हैं। और वो जो सभी लोग कहते हैं कि जो उनकी जल्द बहुत ज़्यादा खुशनुमा नज़र आनी चाहिए, तो इससे आपकी जल्द भी खुशनुमा नज़र आएगी। हिमानी की इस पे 1-2 रेंज मौजूद हैं, जिसमें मेरे पास अभी जो है ये है जी बिल्कुल हिमानी का नेचुरल रोज़ वाटर। इसके साथ साथ एलोवेरा एक्सट्रैक्ट में भी मौजूद है एक रोज़ वाटर, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इस्तेमाल करेंगे अपनी स्किन के मुताबिक, एलोवेरा का अगर आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उसमें भी रेंज मौजूद है। 100% प्योर रोज़ वाटर भी मौजूद है। अगर आप इस्तेमाल करेंगे अपनी स्किन के हिसाब से तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त इसके रिजल्ट मिल सकते हैं जी। तो अगला सेगमेंट शामिल करते हैं, जान लेते हैं माल का हाल। करेंसी रेट्स क्या हैं, एक नज़र डालते हैं। नाज़रीन, माल का हाल आपने जान लिया। फिलहाल एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम रोशनी डालने वाले हैं एक इंतहाई संजीदा मामले पर, जिस पर मेरे ख्याल से बात करना वक्त की अहम ज़रूरत बनता जा रहा है। हमारे साथ रहिएगा, कुछ बात भी करेंगे और कुछ लोगों तक पैगाम भी पहुँचाएंगे, होश भी दिलवाएंगे। हमारे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, अहम खबर आपने जान ली। हम प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया था, कि इंतहाई संजीदा मामला जिसका जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि रवां साल सूबे भर में 1000 से ज़ायद बच्चे हैं जो कि अगवा हुए और लापता हुए हैं। अगवा और लापता होने वाले बच्चों में 33% बच्चों का ताल्लुक शहर लाहौर से है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि रवां साल अगवा होने वाले बच्चों में ताहाल लाहौर के 61 बच्चे ताहाल बाजियाब नहीं हो सके हैं। रवां साल में सूबे भर में 1300 से ज़ायद 10 साल से कम उम्र के बच्चे और बच्चियों को ज्यादती का निशाना भी बनाया गया है। शहर लाहौर में 220 बच्चे और बच्चियां ज्यादती का शिकार हुए हैं। सूबे भर में 1062 केसेस जेर तफ्तीश हैं। बहुत बड़ी तादाद है इन केसेस की जो कि अभी जेर तफ्तीश है। और इसके साथ साथ लम्हा फिक्रिया अफसोस की बात यह है कि आपको मतवातर ये केसेस हर रोज बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। कौन इसका जिम्मेदार है, कौन इन केसेस को रोकेगा, कौन इस तरह के लोगों को करार वाकई सजा दे के मिसाल बनवाएगा, आज के शो में हम इस पे बात करने वाले हैं जी। तो नाज़रीन, खुदा न खास्ता जब कभी भी किसी गली मोहल्ले कहीं पर ऐसा वाक़या हो जाए तो सबसे पहले जो इंतज़ार किया जाता है कि पुलिस मदद फराहम करे। जिस फैमिली पर यह मुश्किल वक्त आता है, खैर उसकी बात करना तो बिल्कुल एक तरफ है। अब दादरसी की जब बात की जाती है, इंसाफ की बात की जाती है, तो सबकी नज़रें होती हैं पुलिस पर। लेकिन मेरे सामने ये जो फिगर है कि 1062 केसेस ज़ेरे तफ्तीश हैं, इंसाफ कैसे इन लोगों को मिल सकेगा, कौन है जो कि इनकी आवाज़ सुनेगा, इस पर बात कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। तारुफ मैं आपके साथ करवाना चाहूँगी, SP इन्वेस्टिगेशन सदर डिवीजन मोहम्मद ईसा सुखेरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आप? जी मैं बिल्कुल खैरियत से। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये फिगर्स हमने अपने नाज़रीन के साथ शेयर किए हैं। एक बड़ा मसला शहर का ये बनता जा रहा है, बच्चे अगवा होना, ज्यादती बच्चों के साथ किए जाना। क्या समझते हैं आप, इन वाक़यात को कैसे रोका जा सकता है? जी, अगर इसमें हम देखें कि इनको हम बाइफरकेट करें इन तमाम केसेस को, कि जो ज़्यादती यानी अगवा होने के बाद ज़्यादती के केसेस हैं और जो सिर्फ अगवा होने के केसेस हैं, उसके अंदर हमें डिफरेंट वजूहात सामने आएंगी।
कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर जो पेरेंटेज के इश्यूज़ थे, जैसे मिसाल के तौर पे मियाँ बीवी की सेपरेशन हो गई, बच्चों की गार्डियनशिप का मामला था, उसमें जो है वो दूसरी साइड पार्ट ले गई बच्चे को, और उस पे क्या हुआ कि जो मैटरनल साइड थी या पैटर्नल साइड थी उसने अगवा का पर्चा करवा दिया। इसी तरह के डिफरेंट कुछ ऐसे और भी जो हैं। लेकिन अगर हम ज़्यादती और उसके ऊपर फोकस करें तो उसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसे अभी ग्रीन टाउन के अंदर एक वाक़या हुआ था, हम ये देखते हैं कि इस तरह के केसेस के अंदर ज़्यादातर जो बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है वो यूजली या तो मोहल्लेदार होते हैं या ये कि डिस्टेंट रिलेटिव्स होते हैं या ऐसे होते हैं जिनको बच्चा पहचानता होता है। यूजली उनको फिर बहला फुसला कर किसी चीज़ देने के बहाने या किसी तरीके से ल्योर करके और फिर ले जाया जाता है किसी प्राइवेट स्पेस पे और वहाँ उनको ज़्यादती का निशाना बना दिया जाता है। उसके बाद चूँकि वो बच्चा उसको जो एक्यूज़्ड है उसको पहचानता है तो उसको शवाहिद मिटाने के लिए उसको बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। यही चीज़ हमने देखी कि जो डिफरेंट केसेस में, ज़ैनब केस में भी इसी तरह हुआ, इसी तरह जो ये अब ग्रीन टाउन का है उसमें भी और दीगर केसेस में भी। पुलिस पर्सपेक्टिव से अब अगर हम बात करते हैं, पुलिस के अंदर जो हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का जो मैकेनिज़्म है वो है कि 15 से कॉल कर दी जाती है या थाने में इतला दे दी जाती है। यूजुअली जो लोग हैं जिनके बच्चे जिनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि गली मोहल्ले के अंदर इस तरह के मशकूक अनासिर हैं या अगर मोहल्लेदार जो हैं वो पुलिस से ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते। पहली बात तो ये कि हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई ही नहीं जाती, और जब हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो इंतहाई कदम अमूमन उठा लिया जाता है। अब ग्रीन टाउन के केस की अगर हम बात करते हैं, हम तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाई गई, इसको एक एक्सीडेंट का रंग दिया गया। इवन जो पेरेंट्स थे बच्चों के वो भी कन्विंस थे कि ये एक एक्सीडेंट था। ये जिना हॉस्पिटल में हमारे पुलिस वाले ने उसको देखा, उसको ये हुआ सस्पिशन कि नहीं ये तो मर्डर के असरात हैं, और वहाँ से हमने खुद टेकअप करके इस केस को पूरा ट्रेस किया। ये एक ब्लाइंड केस था और फिर हमने एक्यूज को अच्छा, ये चीज़ तो आपने बताया, बिलाशुबा कहीं ना कहीं बीच में वजूहात भी ऐसी आ जाती हैं कि पुलिस तक इंफॉर्मेशन पहुंचने में डिले हो जाता है। लेकिन जब एक केस आपके पास पहुंच गया, इशू ये है कि हम इस तरह के मुल्ज़िमान को करार वाकई सज़ा नहीं देते, फौरी तौर पर फैमिली को इंसाफ नहीं पहुंचाते, जिसकी वजह से मैं तो बिल्कुल साफ ये कहूँगी कि लोगों के अंदर, ऐसे मुजरिमों के अंदर पुलिस का डर खौफ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। अगर डर खौफ हो, अगर किसी को पता हो कि अगर हम पकड़े जाएंगे तो हमें वाकई सज़ा दी जाएगी, पूरी दुनिया के सामने मिसाल बनाया जाएगा, तो आपको हर रोज़ ये वाक़यात सुनने को ना मिले। जी, इसमें ऐसा है कि जो हमारे 2016 के अंदर एक लॉ में अमेंडमेंट हुई है, उसे कहते हैं क्रिमिनल सेकंड लॉ अमेंडमेंट 2016। उसमें ये माइनर बच्चों से रिलेटेड ही जितनी ऑफेंसेस थी जो हमारी पीपीसी के अंदर, उनमें अमेंडमेंट करके और उन सज़ाओं को सख्त से सख्त किया गया है। अगर मैं आसान अल्फाज में ये बात कहूँ तो बच्चों को सोडमी का अटेम्प्ट या उससे पहले भी उनको ल्योर करना, उनको इस सारे मसले कोर्स करना या उनको इस तरफ माइल करना, ये सब उस अमेंडमेंट के अंदर एक ऑफेंस बना दी गई हैं और उनको इतना सख्त कर दिया गया है कि वो नाकाबिले ज़मानत हैं। इसके अलावा FIR, काबिल FIR यानी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, और वो नॉन कंपाउंडेबल भी हैं, यानी उसमें राजीनामा भी नहीं हो सकता। तो इन सज़ाओं को इतना सख्त कर दिया गया है। जहाँ तक बात है पुलिस की कि जी पुलिस का इंतज़ार करते हैं और वो पहुँचते हैं, उनका रिस्पॉन्ड बाज़ दफ़ा, तो उसमें मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, ये लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। हमारा जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी है जिसको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहते हैं, उसका सेक्शन 59 है, वो तमाम प्राइवेट इंडिविजुअल्स को ये इख्तियार देता है कि अगर कोई भी मुजरिम, अगर कोई कॉग्निजेबल यानी काबिल FIR कोई ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस कर रहा है कोई भी, तो उसी वक्त वो उसको पकड़कर नियरेस्ट पुलिस को खुद भी हैंड ओवर कर सकता है। ये हर एक शहरी को ये इख्तियार, ये पुलिस की पावर्स इन ऑफेंसेस की हद तक मौजूद है। अब जो क्रिमिनल ऑफेंस जो अमेंडमेंट थी उसमें जो चाइल्ड से रिलेटेड, चाहे वो चाइल्ड अब्यूज़ थी, चाहे वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड थी, चाहे वो चाइल्ड का मेल ट्रीटमेंट था, इन तमाम ऑफेंसेस को इस कैटेगरी में डाल दिया गया है। सही। दूसरी बात ये, जैसे मैं मिसाल देता हूँ ये ग्रीन टाउन के इंसिडेंट की, जो हमने एक्यूज्ड पकड़े, उनका जब हमने मोहल्ले से मालूम किया उनकी शोहरत किस तरह की थी, तो वो अच्छी शोहरत नहीं रखते थे। एक एक्यूज जो था वो वैसे नशेई था और उसमें नशे का आदी था और उसमें उसके बारे में पहले भी शिकायत थी, लेकिन किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। तो इसमें मैं समझता हूँ कि सोसाइटी का भी एक रोल है कि अगर आपके मोहल्ले में, आपके इर्द गिर्द ऐसे मशकूक अनासिर हैं, आपके बच्चे, आपका पेरेंट्स का, ये मैं समझता हूँ आपके तवसत से आपने बिल्कुल बजा फरमाया, सोसाइटी का रोल होना चाहिए, लेकिन ये सोसाइटी का वो दाग है कि कोई भी पेरेंट्स, कोई भी मोहल्लेदार, कोई भी
आम शख्स जैसे मर्जी लोग हों इस पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं। अगर किसी को पता हो तो फौरी तौर पर लोग इत्तला देंगे, क्योंकि खुदा ना खास्ता आज किसी का बच्चा है कल आपका भी हो सकता है, तो इस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अब ये जो 11 माह के आदादो शुमार मेरे सामने हैं और इन आदादो शुमार के मुताबिक औसतन 4 बच्चे हर रोज जो है वो ज्यादती का निशाना बना रहे हैं। पुलिस का अपना मैकेनिज्म क्या है? हम देखते हैं आपकी पीरू फोर्स भी नजर आ रही है रोड पे, आपको डॉल्फिन के एहलकार भी नजर आ रहे हैं। कोई ऐसा मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म है कि टाइम टू टाइम गली मोहल्लों में आपको डॉल्फिन के एहलकार तो नजर आ रहे हैं, उनको कोई स्पेशल टास्क भी दिया जाता है? जी बिल्कुल, इसमें मैं आपको ये अर्ज़ करूं, जैसे मैंने शुरू में बताया कि अगवा से रिलेटेड जो हैं केसेस, उसमें बहुत सारे इंस्टेंसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ लोग हैं, जैसे आपने ये देखा होगा कि एक बेगरी का माफिया है, या ये है कि चाइल्ड लेबर से रिलेटेड, ऑल्दो ये सब चीज़ें बैंड हैं, लेकिन ये बच्चे हैं जो कि घर से घरेलू हालात से तंग होकर ख़ुद भी घर छोड़कर बाज़ दफ़ा चले जाते हैं। इसी तरह पेरेंट्स के इश्यूज़ हैं मैट्रिमोनियल, जिसकी वजह से बच्चे चले जाते हैं। फिर ये है कि बच्चे बाज़ दफ़ा बुरी सोबत में पढ़कर घर से खुद चले जाते हैं और ये कि बाद में पुलिस को रिपोर्ट कर दिया जाता है। जितने भी सॉडमी के या इस तरह के केसेस जिसके अंदर बच्चों को अगवा हुए बाद में कत्ल या इस तरह, वो मेरी डिवीज़न की हद तक या हमारी जो पुलिस फोर्स है उसके अंदर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अब तक की परसेंटेज बेहतरीन है। तमाम अफसरों की तरफ से हम सबको सेंसिटाइज़ किया गया है, कांस्टेबल लेवल से आईजी लेवल तक, कि इसमें ज़ीरो टॉलरेंस है। जब ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है ग्रीन टाउन वाला, आप यकीन कीजिए संडे का दिन था, मैं और मेरे डिवीज़न की तमाम नफरी जिम्मेवार ऑफिसर्स हम तब तक थाने से नहीं उठे और जब तक कि हमने मुल्जिमान को नहीं पकड़ लिया। तो इसमें संजीदगी मौजूद है। अच्छा मोहम्मद ईसा साहब, मुझे ये बताइएगा, ये इन्वेस्टिगेशन के मराहिल ऑब्वियसली आप बेहतर तरीके से समझते हैं, क्या बहुत मुश्किल है इनको इतना प्रोलॉन्ग जो किया जाता है? जिस फैमिली को इंसाफ चाहिए, हमारे यहाँ सोशल वैल्यूज ऐसी हैं कि लोग बातें सुना सुना के आपको मार देते हैं, आपका घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है, और फिर किसी का ये भी दिल नहीं करता कि वो इंसाफ के लिए, दाद रसी के लिए पुलिस के पास भी जाए। जी, इसमें ऐसा है कि देखिए, जब एक ऑफेंस हो जाती है, फॉर एग्जांपल अगर कोई चाइल्ड अब्यूज़ की ऑफेंस होती है, ठीक है, उसके अंदर अगर जैसे अगर विद मर्डर अगर एक ऑफेंस है, उसमें यूजुअली हमें आई विटनेसेस नहीं मिलते। ज़ाहिर है अगर आई विटनेस होते तो वो उसको बचा लेते। वहाँ पर हम जाते हैं साइंटिफिक एविडेंस की तरफ, ठीक है। अब साइंटिफिक एविडेंस में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होंगी? फॉर एग्जांपल कि जी बच्चा निकला है, अगर वहाँ की सीसीटीवी फुटेजेस हमारे पास अवेलेबल हैं कि बच्चा किसके साथ गया है उसके थ्रू। उसके बाद ये है कि अगर बच्चे का जो अगर डेड बॉडी हमें मिलती है खुदा ना खास्ता, उसका पोस्टमार्टम, वहाँ से डीएनए, इसी तरह जो सस्पेक्ट्स हैं विक्टिम, जैसे ज़ैनब केस ट्रेस हुआ, जैसे बड़े बड़े केसेस ट्रेस हुए, हमारे पास जो फोरेंसिक साइंस एजेंसी लैब अवेलेबल है उसके थ्रू हमें एक ऐसा एविडेंस मिलता है जो कि किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर किया जा सकता। देखिए, आई विटनेस हैं या ह्यूमन अगर कोई शहादत है, वो बाद में किसी मसलियत के तहत कंप्रोमाइज़ भी कर सकते हैं, मुकर भी सकते हैं, या उसमें कुछ ऐसी इख्तलाफात भी आ सकते हैं, लेकिन इस एविडेंस में नहीं आ सकते। हमारी पंजाब पुलिस की ये एसओपी है आईजी साहब की कमांड के अंदर, सीसीपीओ साहब के डायरेक्शंस के अंदर, कि हमने फौरी तौर पे जो भी साइंटिफिक एविडेंस है वो मैक्सिमम लेवल पे कलेक्ट करना है, ताकि कल को किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर एक्यूज को कोई फायदा ना मिल सके, और हमने इन तमाम केसेस में ऐसा सही। अब ये एक बड़ी तादाद है, 1062 केसेस जो कि अभी भी जेर तफ्तीश है पूरे सूबे में। इसकी वजह क्या समझते हैं आप? इसकी वजह ये है, देखिए, जो भी हमारी सिविलाइजेशंस हैं, मैंने कल भी ये बात की थी, वो बिल्ड करती हैं तालीम और तरबियत के ऊपर, और वालिदैन के साथ एक म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर बच्चे, जब एक फाउंडेशन हमारी खड़ी होती है जिसने कल को इस एक कौम की हैसियत बनना होता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि हमारा तालीम पर फोकस होता है, लेकिन तरबियत के ऊपर या करैक्टर बिल्डिंग के ऊपर स्कूल लेवल के ऊपर इतना फोकस उस तरह से नहीं होता। असातिज़ा कराम का भी और बहुत माजरत के साथ हमारे पेरेंट्स का भी यूजुअली। अब इस डर और खौफ की फ़िज़ा में कि जी बच्चा बाहर जाएगा तो खुदा ना खास्ता कोई उसको ले ना जाए, अब बच्चे घर की हद तक कैद हो जाएंगे। अच्छा, उनके लिए ज़हनी और जिस्मानी एक नशोनुमा के लिए ज़रूरी है कि उनकी एक फ़िज़िकल एक्टिविटी हो, वो एक स्ट्रीट स्मार्ट हो, उनकी सोशलाइजेशन घर की हद तक नहीं, स्कूल में, कॉलेज में, उनकी बाहर, उनकी सोसाइटी में एक सोशलाइजेशन हो रही है, उनकी पर्सनैलिटी बिल्ड हो रही है। तो हम ये भी नहीं कर सकते कि तमाम को कैद कर दें चार दीवारी के अंदर, और हम ये भी नहीं कर सकते कि उनको खुला छोड़ दें और कल को वो अगवा हो जाए। उसके लिए जो पुलिस पर्सपेक्टिव से जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमारा बच्चों के साथ पेरेंट्स का एक ऐसा एक ट्रस्ट का रिश्ता होना चाहिए कि बच्चे बिना बहुत ज़बरदस्त बात की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम सोसाइटी को देखें, ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें, तो इसका बिल्कुल उल्ट है। वो लोग जो कि दादरसी के लिए पुलिस स्टेशंस में जाते हैं, उनके साथ रवैये जो हैं वो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हमेशा हमने शिकायतें लोगों की सुनी है, क्यों ऐसा है? क्यों हम थाना कल्चर को, पुलिस कल्चर को तब्दील नहीं कर पा रहे हैं? क्यों लोगों का एतमाद जो पुलिस पे होना चाहिए वो नहीं है? उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि
हमारे पास जो थाने लेवल के ऊपर जो कंप्लेंट्स डील हो रही होती हैं उसमें एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी कंप्लेंट्स की होती हैं जो कि हकायक पर मबनी नहीं होती। आप जैसे रेस्क्यू 11, मैं आपको मिसाल देता हूँ, पुलिस की मिसाल नहीं देता, मैं आपको एक इंडिपेंडेंट इदारे की, एक एमरजेंसी रिस्पांस का इदारा है 1122, जिसके लिए ये कि उसने लोगों की जान के लिए फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड करना है और उनको एमरजेंसी में लेकर जाना है। आप अगर वहाँ पर भी एक जो एक कॉलें ऐसी होती हैं जो कि फर्जी कॉलें होती हैं या उसको कहिए कि फेक कॉलें, बोगस कॉल्स हैं, आप उनका रिकॉर्ड निकाल लीजिए तो शायद वो 30% से ज़्यादा होंगी। इसी तरह आप 15 का रिकॉर्ड निकाल लीजिए तो आपको कई परसेंटेज आपको बाज़ दफ़ा खुद एज अ पुलिस ऑफिसर ये हैरत होती है कि इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंच रही होती है। थाने लेवल के ऊपर भी इसी तरह, वो कोई जाहिर है थाने भी हमारे अप्रोचेबल हैं, वहाँ पर भी इसी तरह। अब उस इंफॉर्मेशन को मिस इन्फॉर्मेशन से सिफ्ट करना वो एक प्रोसीजर है। अब देखिए, अगर हर कंप्लेंट के ऊपर उसी वक्त ही पुलिस एक्शन में आ जाए, उसको पहले वेरीफाई करना, मैं ये नहीं कहता कि FIR नहीं होगी या उसको लटका दिया जाएगा, एक वेरिफिकेशन का एक अमल है और उसके बाद उसको सिफ्ट करके क्राइम सीन को विजिट करके अगर वो जेन्युइन है तो उस पे FIR बिलाशुबा। लेकिन यहाँ पर फोकस इस चीज पर है कि इस पे फौरी तौर पर अमल होना चाहिए, क्योंकि वो लोग जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा मुश्किल में होते हैं, सोसाइटी की बातें भी सुन रहे होते हैं, उनके लिए ये चीजें जो हैं वो फेस करना मुश्किल हो जाता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, हम अभी एक आप तक एक अहम खबर पहुंचाएंगे और अहम खबर हमारे पास है जी। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं बच्चों के साथ बढ़ते हुए ज़्यादती के बदफेली के वाक़यात की, और ये वो वाक़यात हैं जिस पर सिर्फ एक इंसान नहीं मरता बल्कि इंसानियत मर जाती है, जिस पर हम देखते हैं कि वालिदैन जो हैं वो पूरी ज़िंदगी के लिए मुआशरे में अपने आप को हमेशा से परेशानी का शिकार ही देखते हैं, कहीं पर भी उस तरह से कॉन्फिडेंस से हमें वो नज़र नहीं आते हैं। और फिर वो बच्चे जिनके साथ ये वाक़यात होते हैं, पूरी ज़िंदगी उनके लिए कितनी बड़ी मुश्किल बन जाती है, मुआशरा उनको किस तरह से ट्रीट करता है, ये एक सवालिया निशान बन के रह जाता है। इन वाक़यात की रोकथाम ऑब्वियसली इतनी आसान नहीं है, लेकिन इस पर काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको बुरा कहना, मुआशरे में इसकी रोकथाम के लिए इक़दामात करना वक्त की अहम ज़रूरत बनता चला जा रहा है, क्योंकि ये मुल्ज़िम बेखौफ ख़तर हर रोज़ इस तरह की कार्रवाइयों में हमें मुलव्वस दिखाई दे रहे हैं। इस पर हम बात करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। सूबाई वज़ीर बराए इंसानी हकूक़, अक़लियती अमूर हैं एजाज़ आलम ऑगस्टिन साहब, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो बताइएगा, जैसा कि जिक्र हमने किया कि ये वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं, बिलाशुबा काबिल अफसोस भी हैं, फिर इस पे जो इंसाफ के मराहिल हैं वो हमारे यहाँ बहुत मुश्किल है। कैसे रोका जा सकता है इन वाक़यात को? देखिए, बदकिस्मती है कि पिछले 5-6 साल से इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे आपको पता है कि कसूर में भी ज़ैनब का वाक़या, और उसके बाद लगातार इनमें कमी नहीं आ रही। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है, बजाय इसके कि ये वाक़यात एक मिसाल बनाने के बावजूद, ज़ैनब वाला वाक़या हमारे सामने है, उसको आपने मिसाल बनाया, पूरी दुनिया को दिखाया, मुल्ज़िम को सज़ा दी, लोगों में डर नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें तमाम जो तबके के लोग हैं, तमाम रियासत से ज़्यादा हमारी जो सोसाइटी है उसको भी रोल अदा करना चाहिए। हमें अपने अवेयरनेस, इसके प्रोग्राम होने चाहिए, मस्जिद से, चर्च से, गुरुद्वारा से एक अवेयरनेस का मैसेज जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह यह है कि पूरी कौम को इस पर एक बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम करना पड़ेगा ताकि कम से कम हम इन वाक़यात पर काबू पा सकें। सही। मैं आपसे जानना चाहूँगी, इंसानी हुकूक के आप वज़ीर हैं, आप बतौर वज़ीर कितना इस मामले को लेकर संजीदा हैं, इस पर क्या क्या काम हो रहे हैं, क्या प्लानिंग हो रही है? क्योंकि हर रोज़ 2-3 वाक़यात तो रिपोर्ट हो रहे हैं। ये वो वाक़यात हैं जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, रिपोर्ट हो रहे हैं। दूर दराज शहर के जितने भी आप गाँव देख लें, देहात देख लें, वहाँ से वाक़यात रिपोर्ट भी नहीं होते हैं। तो क्या इस पर काम किया जा रहा है लोगों की रहनुमाई के लिए भी, और साथ ही साथ कम से कम वो लोग जो कि इसमें मुलव्विस हैं उनको डराया जाए, उनको बताया जाए कि इस तरह के लोगों के लिए सजाएं हैं, कानून मुतहर्रिक होगा? देखिए, आपको पता है कि कसूर में ज़ैनब के वाक़या में भी निशान इबरत बनाया गया, लेकिन इसके बाद जो आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन उसके बाद देखें ज़ैनब अलर्ट जो बिल भी असम्बली में आया, उसके बाद ज़ारा
भी आया, उसके बाद ऐप मुतारफ़ हुई कि आप फौरी तौर पर रब्ता कर सकती हैं। इसके अलावा अभी पिछले दिनों जो फेडरल लेकिन कैबिनेट, अनफॉर्चुनेटली ये वो चीज़ें हैं कि एक आम इंसान इससे फ़ायदा नहीं उठा सकता ना, हर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। गली मोहल्लों में, गांव देहातों में क्या किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा जो फौरी तौर पर इससे फ़ायदा उठा ले? हाँ, ये बात आप दुरुस्त कह रही हैं कि इस तरह जो लोगों के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है और ज़्यादातर और दूसरा, आप इस चीज़ से भी एग्री करेंगे, खुदा न खास्ता जब इतना बड़ा कोई वाक़या हो जाए तो किसी फैमिली के पास इतनी सूझबूझ नहीं रहती है कि फौरी तौर पर एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। जी ऐसा है, लेकिन अभी देखें फेडरल गवर्नमेंट ने भी जिस तरह के कैबिनेट में एक सख्त से सख्त सज़ा जो है मंजूर की है, तो इस तरह की देखें जो रियासत है वो तो अपने तौर पर ये कर रही है, लेकिन ये जो बात आप दुरुस्त कह रही हैं कि लोगों में खौफ उस तरह नहीं है जिस तरह के, और आए दिन इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। तो इसमें मैं तो अब ज़ाती तौर पर समझो कि देखिए कानून भी मौजूद है, सज़ाएँ भी मौजूद हैं, लेकिन पूरी कौम को इस पे मैं समझता हूँ कि एक एक्शन प्लान के ज़रिए इन सारे तबकों को मिलकर इस पर गौर व खौज़ करना चाहिए कि ये कि क्यों एक लोग जो है वो बेहसी की तस्वीर बने हुए हैं, और जिस तरह लोगों में ना सज़ा का खौफ है ना किसी दूसरी चीज़। अब इस पे जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, मेरे ख्याल से उनको मुतहरिक होना है, लोगों को मोबिलाइज बिल्कुल, करना सिविल है, सोसाइटी को सब तमाम को मिलकर ज़रूरत है, तुम्हारे मजहबी रहनुमा को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। तो ये जब तक ये पूरी जो हमारे मजहबी रहनुमाओं से, सिविल सोसाइटी से और ऑर्गेनाइजेशन से ये पैगाम नहीं जाएगा, और उस वक्त तक मैं नहीं समझता कोई बेहतरी की गुंजाइश नज़र आए। सही, मुझे ये बताइएगा, इसमें लोगों को अब इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, दूर देहातों में जाकर, शहरों में भी आपको कुछ ना कुछ ऐसी गैदरिंग्स अब करनी होंगी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में अवेयर किया जा सके। तो इसके लिए क्या कोई प्लान किया जा रहा है? जी बिल्कुल, हमारा ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट है, हमने 100 के करीब ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक अवेयरनेस प्लान लेकर आए हैं, जो चल भी रहा है हमारी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिनका बुनियादी मकसद जो है वो अवेयरनेस कैंप करना है। हम इस तरह के कोई मेन्यू जो बना रहे हैं कि पेरेंट्स का भी बड़ा रोल बनता है कि उनको बच्चों को इस हवाले से एक तरबियत दें कि किस तरह आपने इस तरह की सूरत हाल में मुकाबला करना है। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये ज़्यादातर केसेस वहाँ हो रहे हैं जहाँ गुर्बत का तनासब ज़्यादा है, और बच्चों को लालच देकर इस तरह फंसाया जाता है और फिर उनके साथ जो है जिनसी हरासमेंट की जाती है। तो इस तरह के वाक़यात होते हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी सबसे जो अहम बात है उसमें हमें जो पेरेंट्स हैं उनका बड़ा रोल यहाँ पे। अब दादरसी मुतासिरा फैमिली की भी बहुत मुश्किल हो जाती है। पुलिस से इंसाफ तो हमने जिक्र कर लिया, किन मराहिल से गुजर कर कब मिलता है, ताख़ीर हो जाती है, उस दौरान उस फैमिली के साथ जो गुजरती है बिलाशुबा अल्फाज में उसको बयान नहीं किया जा सकता। इस पर मुझे बताइएगा, फैमिली की दादरसी उनको सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई काम किया जा रहा है? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये आपने दुरुस्त इसकी निशानदेही की कि जुवेनाइल सिस्टम जो है उसमें सज़ाओं की रफ्तार ज़रा कम है, और उसमें इंसाफ स्पीडी ट्रायल नहीं है, जिसकी बुनियाद पर लोग फिर थक जाते हैं। जो पेरेंट्स हैं वो केस में आकर थक जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें एक जुडिशल रिफॉर्म की भी ज़रूरत है, ताकि इनको स्पीडी ट्रायल के ज़रिए फौरी जो है इंसाफ मैसर आ जाए। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि बेहतरी की गुंजाइश पैदा हो सकती है। सही, तो बेहतरी की गुंजाइश हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं कि है, पैदा भी हो सकती है, लेकिन आप नहीं समझते कि वाक़यात का तनासुब इस कदर ज़्यादा है और उस पर हमारी कोशिशें, काविशें बहुत लो हैं? देखिए जो माइंड सेट होता है उसको चेंज करते टाइम लगता है। आप देखें, आप चीज़ों को सज़ाएँ का बना सकते हैं। देखिए रियासत ने तो करना होता है, सज़ाएँ बना दी, लोगों को उसी वक्त पकड़ लिया, उनको फिर अदालतों में ले गए, तो इस तरह। लेकिन मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि जब तक हम अवेयरनेस कैंपेन बाकायदा नहीं चलाएंगे, और इसका ये ग्रास रूट लेवल तक जानी चाहिए, ये हमारे देहातों में ज़्यादा इसका होना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस भी शहरों तक महदूद होती हैं, और ये 20% लोगों तक हम वो पैगाम पहुँचा रहे होते हैं। और फिर जो बच्चों पर काम करने वाली तंजीमें हैं उनका मोस्टली लिटरेचर जो है इंग्लिश में होता है। तो ये एक बड़ी बदकिस्मती है कि मैंने अभी पिछले दिनों भी, आज इसके बाद भी हम बच्चों के एक प्रोग्राम में जा रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा किया, और हम उनको यही
कर रहे हैं कि अवेयरनेस दें कि ऐसी लैंग्वेज में दें कि ताकि ये गांव-गांव तक ये पैगाम पहुंचे। बिल्कुल ऐसे ही हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, अभी एक अहम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। सूबाई वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात को किस तरह से रोका जा सकता है। इस पर इंसानी हकूक़ की जितनी भी तंजीमें हैं वो कितनी मुतहरिक नज़र आ रही हैं। ज़रूरी अमर ये भी है कि जब तक गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं होगी आप इस तरह के वाक़यात पर काबू नहीं पा सकते। गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है? देखिए, अभी जो हमारा CRC है, चाइल्ड राइट्स कमीशन जो है वो बना है पहली दफ़ा, और पाकिस्तान में पहली दफ़ा उस कमीशन में बच्चों को नुमाइंदगी दी गई है, ताकि हम देखिए हम बहुत दफ़ा कमीशन बना लेते हैं लेकिन उसमें जिनके मसाइल होते हैं उनको शामिल ही नहीं करते। तो ये पहला मौका है कि बच्चों को शामिल किया गया है ताकि वो बता सकें कि उनको आम फील्ड में किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और उसके बाद हम पंजाब की सतह पर इस पर एक कानून साजी ला रहे हैं जिसमें बच्चों की राइट्स के लिए बात कर रहे हैं कि बच्चों को किस तरह। अच्छा, कानून साजी की आपने बात की, तो फिलहाल कोई कानून मौजूद है? देखिए, कानून तो मौजूद है पहले भी, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इस कानून मौजूद है, कानून में लोगों को सजाएं भी होती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम चाहते हैं कि जो जहाँ तक बच्चों का कानून है उसमें ज़रा स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। आम जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उससे ज़रा हट कर मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ जिस तरह हमारे जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट है, इस तरह का कोई बच्चों का अलहदा सिस्टम हो। अभी देखें जुवेनाइल सिस्टम में भी बच्चों के जो जजेस की तादाद बहुत कम है और वो उनको उस तरह से इंटरटेन नहीं किया जाता जिस तरह दूसरे केसेस को किया जाता। तो मैं बुनियादी तौर पर समझता हूँ कि हम इस तरह की कोई इसमें कानून साजी की जाए जिसमें बच्चों के ट्रायल अलहदा हों और स्पीडी ट्रायल हों, जिनमें कम से कम उन लोगों को निशाने इबरत तो बनाया जाए जो इस तरह के काम। सही। दूसरा, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मुझे ये बताएगा क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए, वैसे तो जो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक जो है हर इंसान के फंडामेंटल राइट्स हैं कि उनको रियासत की ज़िम्मेदारी है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। लेकिन ख़ास तौर पर आपने देखा है कि पिछले चंद सालों से बच्चों के मामलात में काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। तो हम तो देखें, रियासत ने तो उम्मीद तौर पर यही करना है कि जब कोई वाक़या रिपोर्ट होता है तो उसके बाद जो है वो रियासत का रद्द अमल शुरू होता है। तो उससे पहले तो किसी को पता नहीं चल सकता कि यहाँ क्या होना है। लेकिन तो इजाज़ साहब, हम उनकी रोकथाम के लिए तो मुतहरिक हो सकते हैं बिल्कुल ना, रोकथाम, कर सकते हैं। बिल्कुल रोकथाम मैंने कहा है, इसलिए देखें रोकथाम हम जिस तरह देखिए वाक़यात मुख्तलिफ होते हैं वहाँ पे इस तरह के अभी पिछले दिनों एक पूरे गैंग को पकड़ा है जो कि इस तरह के वाक़यात में मुलव्वस था, और फिर अभी पिछले दिनों पिंडी में एक इस तरह की जो लोगों को जो पनिशमेंट दी गई है जो किस तरह। बिलाशुबा ये कार्रवाइयाँ जो हैं वो फौरी होनी चाहिए और इंसाफ के तकाजे जो हैं वो इसमें पूरे होने चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है। ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।